सर फिर से था बोल दीजिए कि motion of center of mass is decided by motion of center of mass is decided or governed by external force only. External force only. Internal forces can move or can displace individual particle. Can move individual particles. Individual particles but not center of mass. Center of mass का कुछ नहीं बिगाड़ सकते. Internal force. इंटरनल फोर्सेस जो है सेंटर ऑफ मास को अफेक्ट नहीं करेंगे. एक्सटर्नल फोर्स तो बट नॉट होना चाहिए था. बट नॉट सेंटर ऑफ मास. यस, बट नॉट सेंटर ऑफ मास. तो जैसे इसमें एक एग्जांपल सिर्फ इसी पॉइंट को समझने के लिए अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, सिर्फ यही 2 पॉइंट में से आंसर देना है कि सपोज एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक इंक्लाइंड प्लेन है. स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, फ्रिक्शन नहीं है और ये प्लेन भी स्मूथ है. यहाँ पे मास स्मॉल m है, यहाँ पे मास कैपिटल M है. If this system is released from this position, if system is released, then direction of motion of center of mass, then direction of center of mass will be option A vertically downward, option B horizontal, option C at an angle, ऑप्शन डी भी जो है ये डायरेक्शन है. तो इसमें से बताना है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी, किस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास जाएगा. डी. सर ए. अच्छा सी. अच्छा बी तो मोस्ट. ऑप्शन बी. अच्छा कि मोस्टली तो बी करेक्ट होता है. नहीं सर वो बस नहीं फर्स्ट सर, टेस्ट ब्लॉक में ही स्लाइड correct हुआ था. होके जब आएगा सर नीचे तो सर वेट बढ़ जाएगा तो सर हेवियर तरफ आ जाएगा सेंटर ऑफ मास. हैवियर तरफ आ जाएगा. चलो ठीक है. तो हमें सेंटर ऑफ मास के ऊपर सेंटर ऑफ मास के मोशन को देखना है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, पूरे सिस्टम को कंसीडर करेंगे. तो ये हमारा पूरा सिस्टम है. सिस्टम में कौन कौन से हैं, सिस्टम में स्मॉल m प्लस कैपिटल M है. क्या सिस्टम के दोनों पार्टिकल मूव कर रहे हैं? हाँ, सिस्टम के दोनों पार्टिकल मूव करेंगे. ये फिक्स्ड नहीं है. फिक्स नहीं है तो यहाँ से कुछ नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर होगा और ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे होगा. तो इस नॉर्मल के वजह से ये इंक्लाइन प्लेन राइट की तरफ मूव करेगा. और ये तो है ही mg, तो इसके साथ है ही, तो mg की वजह से ये मूव करेगा. तो दोनों ही पार्टिकल मूव कर रहे हैं. बट सेंटर ऑफ मास के मोशन को देखने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल फोर्सेस को कंसीडर करेंगे ओनली. तो एक्सटर्नल फोर्स अगर ये सिस्टम को देखेंगे तो यहाँ से इस सिस्टम का कांटेक्ट है और यहाँ से जो है इस सिस्टम का mg है जो कि m प्लस m इंटू जी होगा. तो सिस्टम के ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स है, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है n और mg है. तो वर्टिकल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास कुछ ना कुछ तो मूव करेगा या नहीं करेगा. अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कोई फोर्स है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है.
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F एक्सटर्नल 0 है, F एक्सटर्नल अलोंग X इज 0। तो जब F एक्सटर्नल 0 है और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 है, क्यों? m1 v1 प्लस m2 v2 दोनों रेस्ट से रिलीज हुए हैं, तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन भी नहीं है, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज, डेल्टा x सेंटर ऑफ मास विल बी 0। x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, क्या y कोऑर्डिनेट चेंज होगा? भाई वर्टिकल डायरेक्शन में तो mg है, ब्लॉक डाउनवर्ड आ रहा है, तो ये कुछ भी है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का कोई मोशन नहीं होगा, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। कि अगर मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को हमें आइडेंटिफाई करना है तो ओवरऑल सिस्टम को देखना है और फोर्सेस देखने हैं। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में है तो सिर्फ वर्टिकल में सेंटर ऑफ मास मूव करेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल में मूव करेगा, दोनों ही डायरेक्शन में है तो किसी एंगल पे जाएगा। तो ये जो है केवल थिंकिंग के लिए है। लेकिन अगर y के लिए रिलीज करेंगे तो ब्लॉक तो सर धीरे धीरे नीचे आएगा ना। ब्लॉक नीचे आएगा, ये राइट साइड सर जाएगा, वो ब्लॉक लेफ्ट जब साइड। रिलीज होगा वो तो धीरे धीरे नीचे आएगा। हाँ, तो ये भी मूव करेगा ना, दोनों इस तरीके से मूव करेंगे कि सेंटर ऑफ मास वहीं पे रहे। ये राइट साइड जाएगा, दूसरा लेफ्ट साइड जाएगा, तो दोनों सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को सेम रहते हुए ये दोनों मूव करेंगे। जैसे मान लो कि अगर हम ऐसे सोचते हैं कि एक और क्वेश्चन लेते हैं कि यहाँ से ये रॉड है और एक यूनिफॉर्म रॉड है, वो वर्टिकल है, वर्टिकली प्लेस्ड है, वर्टिकली स्मूथ ग्राउंड पे प्लेस्ड है, वर्टिकल है, म्यू यहाँ पे 0 है, मास m है, लेंथ l है। तो अगर इसको कोई स्लाइटली डिस्प्लेस कर देता है, केवल स्लाइट डिस्प्लेसमेंट, सो दैट कि जस्ट ये फॉल होना स्टार्ट हो, ऐसे हो या ऐसे किसी भी डायरेक्शन में, मान लो एक स्लाइट पुश, बस हल्का सा टच कर दिया और ये जो है फॉल करना स्टार्ट करता है, तो कभी भी अगर फॉल करेगा तो क्या इस केस में भी सेंटर ऑफ मास का जो मोशन होगा वो केवल y डायरेक्शन में ही होगा, क्योंकि n है और mg है। अगर ये रॉड जो है फॉल भी करता है तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम देखेंगे, किसी भी इंस्टेंट पे, कोई भी इंस्टेंट लेते हैं, ये मान लो कुछ टाइम के बाद इसकी पोजीशन है, तो भी जो फोर्सेज हैं वो n यहाँ से है और mg जो है इसमें वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो ऐसे केस में जब फोर्स ही वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में फोर्स 0 है, तो हॉरिजॉन्टल में सेंटर ऑफ मास मूव करेगा नहीं। सेंटर ऑफ मास इसका है कहाँ पे? सेंटर ऑफ मास इसका है मिडिल पॉइंट पे। तो जो मिडिल पॉइंट है वो बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा, और फाइनली जब ये रॉड ग्राउंड पे फॉल होगा तो ये ऐसे फॉल होगा कि सेंटर ऑफ मास मतलब मिडिल पॉइंट इसी पॉइंट ऑफ प्लेसमेंट के ऊपर ही रहेगा। तो तुमसे ये क्वेश्चन देखे पूछ सकता है कि आफ्टर डिस्प्लेसमेंट व्हेन द रॉड फॉल्स कंप्लीटली ऑन द ग्राउंड आइडेंटिफाई द करेक्ट पोजीशन, तो तुम्हें लगेगा इस साइड पुश किया गया तो थोड़ा सा उधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, नहीं, बिल्कुल स्मूथ ग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि mg तो एक्ट कर रहा है y डायरेक्शन में, तो ये डाउनवर्ड आएगा, तो सेंटर ऑफ मास वर्टिकली डाउनवर्ड आता जाएगा, बट वो रॉड हमेशा हर इंस्टेंट पे ऐसे मूव करेगा कि उसका मिडिल पॉइंट यहीं रहे, यहाँ से वर्टिकली डाउनवर्ड ही है। सर जो जेंटल पुश दिया जाएगा वो भी तो एक्सटर्नल में आएगा ना? भाई जेंटल पुश इसीलिए तो बोल रहा हूँ, एक्सटर्नल में आएगा बट वो बहुत ही कम है, स्लाइड बस डिस्प्लेस करने के लिए। अब एकदम मतलब अगर तुम इमोशनल होके कहोगे कुछ तो होगा सर, थोड़ा सा तो होगा, तो ये थोड़ा सा डिस्प्लेस भी हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो इसका मिडिल पॉइंट, तो ये सारे जो हैं बहुत सारे, ये बहुत बेसिक पॉइंट है और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, एनालाइज करने के लिए हमेशा ऐसे सोचना है। थिंकिंग में जो है ये चीज डाल देना है अब कि हम सेंटर ऑफ मास को, मोशन को कैसे स्टडी करेंगे। अच्छा, m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2 में क्या कंफ्यूज हो? कैसे आ गया वो m1 r1 जो कल की क्लास में लिखा था?
M1 R1 जैसे मान लो कि कोई भी मास है, ये बहुत से क्वेश्चन में यूज होने वाला है कि ये जो है कोई भी मास है, ये मान लो M1 डिस्टेंस, ये M1 है, ये M2 है, और सेंटर ऑफ मास की कुछ लोकेशन है, ये डिस्टेंस R2 है और ये डिस्टेंस R1 है। तो सेंटर ऑफ मास को मान लो कि हम जीरो ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं, ओरिजिन लेते हैं यहाँ पे। तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट हमने क्या लिया, जीरो। x ही हम कैसे फाइंड करोगे, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। तो यहां से ये पुट कर दो, m1 इंटू क्या है उसका x कोऑर्डिनेट माइनस r1 प्लस m2 इंटू r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और हमने ओरिजिन सेंटर ऑफ मास पे एज्यूम किया है, मतलब क्या है कि ये xcm इज जीरो, सो xcm इज इक्वल टू जीरो, सो m1 माइनस m1 r1 प्लस m2 r2 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा m1 r1 प्लस इज इक्वल टू m2 r2। मतलब जो डिस्टेंसेस डिवाइड होंगे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मासेस डिवाइड होते हैं। r1 बाई r2 इज इक्वल टू m2 बाई m1। तभी तो हम बताते हैं कि r इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, कि हैवी होगा तो उससे डिस्टेंस कम होगी। सेंटर ऑफ मास लाइज टुवर्ड्स हेवियर साइड, हेवी के साइड में होता है क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये हैवी होगा तो इस साइड आ जाएगा जो, हाँ। सर एक्चुअली एचसीवी में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिसमें वो कोऑर्डिनेट्स अलग से ले रहा था, जैसे कि हम लोग ऑब्जेक्ट के मतलब कंप्लीटली एक्सट्रीम्स में लेते हैं तो कभी वो बीच में लेता है, और हम लोग कभी बीच में ले रहे हैं तो वो एक्सट्रीम ले रहा है। तो कोऑर्डिनेट्स के ऊपर भी बहुत आंसर डिपेंड कर रहा है। तो सर हम लोग को कैसा पता चलेगा कि किस नहीं, कोऑर्डिनेट से आंसर नहीं डिपेंड कर रहा। जैसे मान लो कि तुमने ये बताया, ये मान लो कोऑर्डिनेट, तुमने कोऑर्डिनेट ले लिया, मान लो मिडिल में कोऑर्डिनेट ले लिया ऐसे, ठीक है। तुमने जो भी लिया यहाँ से, जैसे मान लो ये मास हमने m और 2m लिया, तो दो अप्रोच है इसमें कि कोऑर्डिनेट जो है वो डिफाइंड होगा, नहीं होगा तो इसका सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो तो कोऑर्डिनेट चेंज होगा बट वो डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगी ना। जैसे मान लो इसका हमने कोऑर्डिनेट यहाँ पे ले लिया, x इक्वल टू 0 यहाँ ले लिया, तो इसका सेंटर ऑफ मास आएगा, यहाँ से आया था l/3 पे या d/3 पे, और ये 2d/3 पे। तो ऐसे केस में क्या है, यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेट गिवन है तो हम बताएंगे सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट 2d/3, या फिर आंसर रिपोर्ट करेंगे कोऑर्डिनेट हमने एज्यूम किया है तो आंसर बताएंगे कि सेंटर ऑफ मास इज एट d/3 फ्रॉम 2m और 2d/3 फ्रॉम m। रिपोर्ट करेंगे ऐसे, डिस्टेंस बताएंगे उसका कि इस गिवन मास से इतने डिस्टेंस पे है। कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है तो उस कोऑर्डिनेट सिस्टम ऊपर वाले केस में, सो जैसे ऊपर वाले केस में आपने R1 को नेगेटिव साइड लिया था, तो हम लोग कंप्लीटली पॉजिटिव लेंगे तो वो इस तरह की इक्वेशन शायद नहीं आता। हाँ, उस तरह के इक्वेशन जो है अगर यहाँ पे 0 लेंगे तो उसमें सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट अलग हो जाएगा, क्योंकि हमें सेंटर ऑफ मास तो फाइंड करना है ना। जैसे यहाँ पे अगर ले लेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। अब उसके लिए इक्वेशन, डिस्टेंस कैसे होगा? यहाँ से ये m1 है, यहाँ से ये m2 है, यहाँ पे मान लो 0 0 लेते हो तो अभी इसमें सेंटर ऑफ मास हमें नोन नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास मान लो तुमने यहाँ से मान लिया कि R1 है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, और ये जो है यहाँ से R2 लिया था, R2 लिया था। ये कोऑर्डिनेट 0 और सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, R1, और इस M2 का मास हो जाएगा M2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो एक सेंटर ऑफ मास R1 इज इक्वल टू M1 M1 इंटू 0 प्लस M2 इंटू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो ये हो जाएगा M1 R1 प्लस M2 R2 इज इक्वल टू M2 R1 प्लस M2 R2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ गलत हुआ क्या? M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2 कैसे आएगा? सेंटर ऑफ M2 R1 M2 R1, ये सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट अगर M1 लिया तो M1 इंटू 0
प्लस m2 इंटू r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 r1 और m2 r1, ये गलत हुआ, m1 r1 प्लस m2 r1 इज इक्वल टू m2 r1 और ये m2 r2, तो यहाँ पे ये कैंसिल होगा, वही इक्वेशन आएगा। यहाँ से r1 में मल्टीप्लाई किया m1 से, तो m1 r1 और m2 r1, और यहाँ पे है m2 r1 प्लस m2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। समझे? ये बैलेंस टाइप का समझो, जैसे वेइंग पैन होता है ना, वेइंग पैन होता है कि यहाँ से मास कुछ रखा, यहाँ से मास कुछ रखा, तो अगर जस्ट उसको बैलेंस करेंगे, किस पॉइंट पे बैलेंस करें, सो दैट कि वो जो मशीन टाइप का है जो रखा रहता है, जो पहले होता था डिजिटल से पहले, तो वो कुछ प्लैंक है कि एक हैवी रखा, एक लाइट रखा, या सी सॉ है, कुछ एक हैवी पर्सन है, एक इधर लाइट पर्सन है, तो वो कहाँ कैसे एडजस्ट करेगा कि वो जो है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रहे, इस टाइप का है। या मास मोमेंट याद करो, मास मोमेंट बताया था कि मास मोमेंट m इंटू आर, तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिसके अबाउट मास मोमेंट जीरो रहता है, तो मास मोमेंट को जीरो करने के लिए जितना एक साइड में होगा मास, उतना ही दूसरे साइड में होगा, तो m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। ठीक है? यस सर। कोऑर्डिनेट Yes, के सेंटर ऑफ मास की एक अपनी पोजीशन है, यस सर। सेंटर ऑफ मास की एक अपनी पोजीशन है, तुम कहीं पे भी चेंज करते रहो कोऑर्डिनेट, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, उसका कोऑर्डिनेट चेंज होगा, बट इंडिविजुअल पार्टिकल से डिस्टेंस तो नहीं चेंज होगी। कभी सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट सिस्टम में जीरो ले लिया तो वो जीरो हो जाएगा, कभी इधर जीरो लिया तो r1 हो जाएगा, उसके लेफ्ट में जीरो ले लो और 10 किलोमीटर दूर अगर जीरो ले लोगे तो उसके अकॉर्डिंग सबका कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, बट सेंटर ऑफ मास की लोकेशन तो वही यूनिक रहेगी। कोई पूछेगा लोकेशन ऑफ सेंटर हाँ ऑफ, सर, सर लोकेशन सर नॉर्मली जैसे कि कुछ क्वेश्चंस है जिसमें वो बोला गया था कि अगर ये सपोज फर्स्ट मास इतना चेंज होता है तो सेकंड मास को कितने से चेंज करना चाहिए, तो हाँ। वो लोग अगर नेगेटिव कोऑर्डिनेट ले रहे हैं तो वो बताऊंगा माइनसेस में आ रहा है कभी कभी। अभी बताऊंगा वो क्वेश्चन बताऊंगा अभी। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन एक यूनिक पॉइंट है, कोऑर्डिनेट जो है हमारे कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंडेंट है, वो चेंज हो सकता है। ठीक है भाई, तो ये हुआ। अब हम क्या ले लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल है और एक प्रोजेक्टाइल यहाँ से फायर हुआ स्पीड u से एट एन एंगल थीटा पे, एंड दिस एक्सप्लोड्स इन द मिड एयर इन मास रेशियो। दिस प्रोजेक्टाइल explodes in mid-air in mass ratio 1:3, m1 और ये है m2, m1:m2 is equal to 1:3. Projectile is projected from the point P with the speed u at an angle theta. This projectile explodes at its highest point पे explode कर रहा है in the mass ratio 1:3. If heavier particle falls just below the point, heavier particle जो है वो m2 है, वो directly यहीं fall करता है. Find the distance of lighter fragment from point of projection. Find distance of lighter fragment from point of projection. कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लाइटर फ्रैगमेंट कितनी दूर जाके फॉल होता है. इफ हेवियर फ्रैगमेंट फॉल्स बिलो द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, then find the distance of lighter fragment from point of projection P. P से किस डिस्टेंस पे जाएगा, तो P से कितने डिस्टेंस पे जाएगा, तो वहां से ये चीज समझ सकते हो भाई कि ठीक है देखते हैं. मान लिया कि ये सेंटर, अब देखो अब इसमें सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है पहले ये देखना होगा. हम क्या करते हैं कि सेंटर ऑफ मास को ट्रैक करते हैं
और सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में बाकी सारे पार्टिकल को लोकेट करते हैं, इंडिविजुअल पे फोकस नहीं करते हैं ज्यादा। तो सेंटर ऑफ मास को डिसाइड करने वाला एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है यहाँ पे mg, मान लिया कि ये जो मास है वो है। तो थ्रू आउट मोशन में जो भी एक्सप्लोजन हो रहा है, दैट एक्सप्लोजन इज ड्यू टू इंटरनल फोर्स। इंटरनल कोई रिएक्शन होगा, इंटरनल कुछ हो रहा होगा जिससे एनर्जी रिलीज हुई और वो ब्लास्ट हुआ। तो इंटरनल फोर्सेस में अफेक्ट द मूवमेंट और मोशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल, बट इट कैनॉट अफेक्ट द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास को अभी भी डिसाइड कौन करेगा? एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स कौन है? ग्रेविटी। क्या ग्रेविटी चेंज हुई है? नहीं हुई है भाई। यहां से मान लो कि 4 kg का है तो एक 1 kg है, एक 3 kg है। तो अभी भी अगर हम पूरा सिस्टम लेंगे, सिस्टम कौन सा है? सिस्टम है हमारा m1 प्लस m2। सिस्टम पूरा मास है सिस्टम। तो इस m1 प्लस m2 पे जो F एक्सटर्नल है वो एक्सटर्नल क्या है? m1 प्लस m2 इंटू जी। m1 प्लस m2 इंटू जी। हर पॉइंट पे वो सेम रहेगा, फ्रैगमेंट में ब्रेक भी हो गए तो भी वो सेम रहेगा। तो जब एक्सटर्नल फोर्स सेम है तो सेंटर ऑफ मास उसी टाइप का पाथ फॉलो करता जाएगा जैसे वो कर रहा था पहले। एक्सप्लोजन नहीं होता तो जहां पे जाता, एक्सप्लोजन के बाद भी वो वहीं पे जाएगा। क्यों? बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स हैज नॉट चेंज्ड। तो ये कहाँ जाता भाई? ये प्रोजेक्टाइल तो अपने रेंज पे गिरता, जहां पे इसकी रेंज होती। तो सेंटर ऑफ मास एक्सप्लोजन के बाद भी हमेशा उसी पॉइंट पे होगा। अब कहोगे एयर में सिचुएशन क्या होगी? एयर में भी किसी भी इंस्टेंट पे हम देखेंगे तो ये हमेशा ऐसे ही इतने ही डिस्टेंस पे होंगे सो दैट कि सेंटर ऑफ मास उसी पाथ पे चलता रहे। ये बोलो कि सेंटर ऑफ मास के हिसाब से सारे एडजस्ट होते रहेंगे। सेंटर ऑफ मास तो ये हम मान लेते हैं भाई, यहाँ पे अगर ये फॉल हुआ है तो हमें ये पता है ये रेंज बाई 2 है और ये जो है y है। ये सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस क्या है? रेंज है। तो अभी हम जानते हैं क्या? m1 x1 और m2 x2। तो अगर m1 m2 1:3 के रेशियो में है, m1 m2 m1 प्लस m2 इज इक्वल टू स्मॉल m एंड m1 बाई m2 इज इक्वल टू 1:3। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? m1 इज इक्वल टू 1/4, m1 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ व्हाट? ऑफ m1। इसको इसमें पुट करोगे, बट ये चीज याद रख लेना है कि अगर रेशियो नोन है, सम नोन है, तो डायरेक्टली हम डिवाइड कर सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1 + 4 और m2 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4, 3m/4। तो हमारे पास है ये m1 x1 m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। तो m1 है हेवियर फ्रेगमेंट, वहीं फॉल हुआ है। जो लोग क्वेश्चन भूल गए या नींद में है, ऐसे एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ये r/2 है, ये मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ से m1 जो कि हैवियर ले लेते हैं 3m/4 इंटू r/2 इज इक्वल टू, ये लाइटर है, लाइटर m/4 है इंटू x। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, m/4 कैंसिल आउट होगा, m/4 x इज इक्वल टू 3r/2। x की डिस्टेंस है 3r/2, ये डिस्टेंस है 3r/2। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी r + 3r/2, 5r/2। सो डिस्टेंस फ्रॉम P, डिस्टेंस फ्रॉम P, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हमेशा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से होगा। तो ये नहीं कि इमोशनल 3r/2 भी ऑप्शन में रहेगा, ठीक है? ज्यादा इमोशनल होके उसको मत कर देना। 3r/2 पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से डिस्टेंस हमें देखना है, तो ये हो जाएगा 5r/2। समझे? इसमें हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं क्या? सर r/2 वाला समझ में नहीं है। वो डायरेक्टली उसी हाईएस्ट पॉइंट के नीचे गिर रहा है। तो सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस रेंज बाई 2। यस सर। सर यहाँ पे अगर हम m1/m2 = r2/r1 उसमें अगर हम पुट कर देंगे तो आंसर नहीं आएगा क्या? मतलब रेशियो तो हमें नोन है m1/m2 का, तो हाँ, हम पुट करके निकाल नहीं सकते? किस कहाँ नहीं निकाल सकते? मतलब हाँ, जो हाँ तो डिस्टेंस निकालना है। हाँ तो r1/r2 निकाल सकते, निकालो ना यार। तुम्हारे दिमाग में जितने विचार आते हैं उसको इम्प्लीमेंट करो।
R1:R2 तो रेशियो आएगा ना सर इनके मतलब यहाँ पे जो R लिखे हैं वो सर रेंज है, वहाँ पे हाँ। फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा रेंज का। जी जी, फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। R जो है वो रेंज है भाई। रेंज का फॉर्मूला क्या हो 5R जाएगा? by 2 आंसर होगा क्या? यूज को sin 2 थीटा बाई जी। वही पुट करेंगे। सर 5R by 2 होगा क्या? हाँ। यस सर। R1/R2 का रेशियो आ जाएगा, फिर R1+R2 तुम्हें मानना पड़ेगा, उससे सॉल्व करो। R1/R2 का रेशियो आएगा ना, R1+R2 पता है, अभी तो वो फाइंड करना है, तो x प्लस ये मान के उसको सॉल्व करो। जैसे है इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है? समझ गए भाई? किसी को डाउट? यस नो सर। तो नो सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर मास का जो फ्रैक्शन लिए कैसे लिए उसको? सर 1/3 था, हाँ 1/4 वो वाला। हाँ, सॉल्व करना पड़ेगा यार ये दोनों कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को। m1/m2 = 1/3 और m1 + m2 = 1। m2 = 3m पुट कर देना यहाँ पे, यस सर। और उसके बाद फिर 3m1 + m1 4m1 होगा = m होगा, तो m1 = 1/4 हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट भी थोड़ा सा सोचना है उसको, क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और वो पूछे भी जाते हैं। स्कूल के एग्जाम के हिसाब से इस क्वेश्चन का यूटिलिटी इंडेक्स 1/5। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से यूटिलिटी इंडेक्स 4.5/5, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और मैथमेटिकल ज़्यादा नहीं है। जैसे हम मानते हैं ये एक प्लैंक है, तो इसलिए थोड़ा सा सोचो। प्लैंक है, प्लैंक पे एक m मास का मैन है और यहाँ पे 3m मास का है प्लैंक। ये फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, स्मूथ है। अब इसमें प्लैंक प्लेस्ड है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे, और मैन क्या करता है कि वो वॉक करना स्टार्ट करता है उस पे। प्लैंक की लेंथ जो है l है। इस एंड को हम b a बोलते हैं, इस एंड को b बोलते हैं। तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक। Find displacement of Planck when man reaches at point B। इस प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट बताना है जबकि मैन बी पॉइंट पे पहुंचता है। तो क्या ये बात समझ में आ रही है कि प्लैंक का तो डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, या होगा? होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो सर क्यों होगा। क्यों? सर होगा सर, क्योंकि मैन आगे जा रहा है तो वो इसके ऊपर सर फ्रिक्शन पीछे सेंटर लगा ऑफ रहा है, मास उसको तो सर नीचे बैलेंस तो करेगा। अच्छा, वॉकिंग यहाँ पे पॉसिबल है। वॉकिंग पॉसिबल है मतलब कि प्लैंक और मैन के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शन है। यस सर। तो तो मैन और प्लैंक के इसके बीच, ऊपर तो मैन के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स किधर होगा? मैन मैन के ऊपर आगे फ्रिक्शन, और फॉरवर्ड। प्लैंक के हाँ ऊपर पीछे। वॉकिंग में पर्सन के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स फॉरवर्ड होगा, अपने फीट को वो पुश करेगा बैकवर्ड, तो फ्रिक्शन ऐड करेगा फॉरवर्ड। और न्यूटन थर्ड लॉ से इस प्लैंक के ऊपर होगा फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन। यस सर। यस सर। और यहाँ से होगा कुछ नॉर्मल रिएक्शन होगा, यहाँ से कुछ mg होगा, प्लैंक के ऊपर भी नॉर्मल रिएक्शन होगा, यहाँ से कुछ mg होगा। बट हॉरिजॉन्टल कंडीशन के बारे में अगर सोचते हैं, हॉरिजॉन्टल कंडीशन के बारे में, तो उस कंडीशन में एक्सटर्नल फोर्स 0 है। इस सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स 0 है। जो ये फ्रिक्शन है वो क्या है? इंटरनल फोर्स है। तो अगर हमारा ये सिस्टम है, सिस्टम में कौन कौन है? सिस्टम में है मैन एंड प्लैंक। हमेशा जो है एक्सप्लेनेशन देने से पहले जो है सिस्टम के बारे में सोचना होगा। तो मैन प्लस प्लैंक, और इसके ऊपर F एक्सटर्नल 0 है इन x डायरेक्शन। तो जब F एक्सटर्नल 0 है तो x कोऑर्डिनेट ACM भी 0 होगा।
एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन भी 0 होगा। एक्सेलेरेशन 0 होगा तो चेंज इन वेलोसिटी भी 0 होगी। चेंज इन वेलोसिटी अगर 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। और व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? ये रेस्ट में था और वॉकिंग स्टार्ट किया तो ये हो जाएगा 0। तो अगर वो रेस्ट में है तो हम ये बोल सकते हैं कि डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के एक्स पोजीशन में भी चेंज नहीं होगा। मतलब सेंटर ऑफ मास जहां पे भी रहेगा वहीं पड़ा रहेगा चुपचाप। ये दोनों मूव करते हैं तो करते रहे, उसको कोई मतलब नहीं। एक मूव करेगा ऐसे तो दूसरा भी मूव करेगा ऐसे कि सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेम पॉइंट पे रहे। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन तो हमारे पास है एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब यहां से दोनों साइड अगर ये यहाँ पे ऐसे कर देते हैं m1 प्लस m2 इंटू एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 डेल्टा एक्स m1x1 प्लस m2x2। अब डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, चेंज देखेंगे चेंज, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 डेल्टा x1 डेल्टा xcm m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2। मतलब अगर m1 में कुछ डेल्टा x हो रहा है, m2 में कुछ डेल्टा x हो रहा है, तो वहां से आ जाएगा ये सेंटर ऑफ मास का डेल्टा। ये समझ लो दोनों साइड डेल्टा डेल्टा अप्लाई कर दिया। कोऑर्डिनेट्स के लिए जो इक्वेशन वैलिड है वो चेंज के लिए भी इक्वेशन वैलिड है। अब हमारे इस स्पेसिफिक सिचुएशन में, इस सिचुएशन में डेल्टा एक्सीएम 0 है। यस सर। डेल्टा एक्सीएम 0 है तो हमारा यह कंक्लूड होगा कि भाई m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2। इस पॉइंट को समझ जाओ बिल्कुल क्लैरिटी से कि x1 इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 एंड x2 is what? Displacement of 2. Displacement of 2 with respect to ground. Displacement with respect to ground. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है भाई। जो भी वैल्यू लेंगे सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए ना, एक ही ऑब्जर्वर होना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि एक यहां से ऑब्जर्व करेंगे दूसरा वहां से ऑब्जर्व करेंगे एक ही क्वेश्चन में। तो ये जो दोनों डिस्प्लेसमेंट है ग्राउंड के डिस्प्लेसमेंट, तो यहीं से अगर देखोगे यहां से एक हमारे पास आएगा कंक्लूजन कि m1 डेल्टा x1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2 डेल्टा x2। मतलब क्या है कि अगर m2 का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो m1 का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा। अगर m1 का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव का मतलब क्या? नेगेटिव डायरेक्शन ये, पॉजिटिव डायरेक्शन ये। तो अगर m1 राइट की तरफ जाएगा तो सेंटर ऑफ मास को डिस्प्लेसमेंट से रोकने के लिए लेफ्ट की तरफ जाएगा वो। ऐसे दोनों मूव करेंगे सो दैट कि सेंटर ऑफ मास चेंज ना हो। तो दोनों तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। मैन अगर जाएगा ऐसे तो प्लैंक जाएगा लेफ्ट की तरफ, मैन गया राइट तो प्लैंक जाएगा लेफ्ट, मैन लेफ्ट जाएगा तो प्लैंक से गिर ही जाएगा। ये राइट की तरफ जाएगा तो प्लैंक लेफ्ट की तरफ जाएगा। ये पॉइंट समझ में आ गया भाई? पहले ये बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। ये इक्वेशन सर कल जो बोले थे सर, दो अगर है तो सर दो सामने के तभी जाके सेंटर। क्या है भाई, क्या बोल रहे हो? नहीं दे रहा है। फिर से ट्राई करो। करते ना सर सेंटर ऑफ मास सुनाई दे रहा है बस बोलो फिर ट्राई करो सामने देख। सर कल जो बोले थे सर, अगर दो कोई पार्टिकल है या मैन है सर, दोनों अगर जाएंगे तो सर सेम डायरेक्शन में जाएंगे, ऑपोजिट जाएंगे तभी जाकर होगा। और सर आएंगे तो सर मतलब कोलिजन का जैसा होता है वैसे आएंगे तभी जाकर सेंटर ऑफ मास सेंटर होकर रहेगा। हाँ तो वही चीज है ना सर। और ये सर मतलब वो वाला प्लैंक में सब में होगा। उसमें क्या हो रहा था, एक जो है राइट की तरफ जा रहा था तो दूसरा लेफ्ट की तरफ आ रहा था, अपोजिट था ना दोनों के डिस्प्लेसमेंट। चार्ज पार्टिकल वाला भी जो एग्जांपल लिया था, एक लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो दूसरा राइट की तरफ जा रहा है, दोनों के डिस्प्लेसमेंट अपोजिट। डिस्प्लेसमेंट है ये, डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट।
वेक्टर क्वांटिटी है, उसका साइन होता है, डिस्प्लेसमेंट है ये, डेल्टा x1 डेल्टा x2 आर द डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, चल दे आगे, यस सर। चल भाई। तो ये तो हुआ, ये था थ्योरी। अब ये जो है ना हर क्वेश्चन में कॉपी पेस्ट है इतना पार्ट। ये जो है इस क्वेश्चन स्पेसिफिक नहीं है। मान लो 2 मैन है, तुम एच सी वर्मा में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, शायद कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा कि मिस्टर शर्मा एंड मिस्टर वर्मा यस सर। बोट में बैठे हुए हैं, ठीक है, बोट के एंड पे हैं, बीच में जो है वो मीटिंग करने के लिए आते हैं। तो बोट भी क्या है, बोट वाटर में है, तो वाटर से सरफेस के लॉन्ग रेजिस्टेंस हमें क्या मिल रहा है, ऑलमोस्ट 0 मिल रहा है। तो वो भी क्या है, वाटर का जो सरफेस है वो भी बोट के लिए बिल्कुल स्मूथ सरफेस की तरह से एक्ट करेगा। स्मूथ सरफेस की तरह काम करते तो हैं। 2 पर्सन है, दोनों बोट के एंड पे है, दोनों बीच में मिल जाते हैं, इधर से हालचाल लेने आता है, ये उधर जाता है, जो भी है, 2 पार्टिकल हैं, 3 पार्टिकल है, 4 पार्टिकल है, सबके लिए बेसिक थ्योरी यही है कि एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो एक्सलेशन 0 है, तो डेल्टा वीसीएम 0 है। ऐसे अब एक्स सेंटर ऑफ मास 0 है, तो हमें अल्टीमेटली क्या लिखना है, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस m3 डेल्टा x3 इज इक्वल टू 0। 4 पार्टिकल्स हैं, सबके लिए लिखना है। बस ध्यान ये रखना है कि डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 आर द डिस्प्लेसमेंट्स विद